हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मतलब पिछले वीडियो में हमने फेडरलिज्म नाम के चैप्टर को खत्म किया। ठीक है। अभी हमारा जो नया चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 7। अभी हमारा चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट होगा। ओके। आज हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट चैप्टर के बारे में। इसमें कुछ चीजें सीखेंगे, बेसिक्स क्या है क्या नहीं है। और सबसे पहली बात हमें समझने की जरूरत है कि ये लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले, ठीक है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ यहीं पे। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे, वाई डू वी नीड। हाँ, वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, हमें लोकल गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्या है। फिर दूसरा चीज हमें ये समझना है कि ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ कैसे हुआ इंडिया में। ओके। फिर थर्ड जो आ जाएगा, इसमें हम पढ़ने वाले होंगे 73rd अमेंडमेंट। क्या पढ़ेंगे? 73rd अमेंडमेंट। और इसी के साथ में 73rd के साथ में 74th अमेंडमेंट भी पढ़ेंगे। ओके। इसी में हम पढ़ेंगे 73rd एंड 74th। और फिर लास्टली यानी कि फाइनली हम क्या पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये फाइनली इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे ऑफ 73rd एंड 4th अमेंडमेंट। ओके। तो मतलब ये चार चीजें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो हम ये भी जान लें कि भाई जब लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सबसे पहले हम ये भी समझ लें कि लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। हाँ, लोकल गवर्नमेंट होती क्या है, इसको समझने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो सबसे पहला चीज देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। तो मतलब कि हमारे टॉपिक में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या आ गया, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला चीज, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। कि जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहली ही लाइन लिखी हुई है, लोकल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी उसे हमने बोल दिया लोकल गवर्नमेंट। ओके। पहला चीज तो हमारे बात में समझ में आई। दूसरा चीज यहीं पे देखें, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो क्लोजेस्ट होती है कॉमन पीपल की। कॉमन पीपल के पास में, मतलब कि सबसे क्लोजेस्ट गवर्नमेंट कौन सी होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। लोग, ठीक है। थर्ड देखिए सबसे समझने वाली बात है कि जितनी भी डे टू डे लाइफ, हाँ, जितनी भी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, हाँ, जितनी भी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, एक्टिविटीज होगी किसी भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, हाँ, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के डे टू डे लाइफ में, हाँ, और क्या कहते हैं कि उनके जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी एक्टिविटीज होगी, उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, लोकल गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी। हाँ, इतना बात समझ में नहीं समझ में। और समझने वाली बात है कि लोकल गवर्नमेंट में ऐसा क्या होता है कि देखो, तो देखो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोगों के सबसे पास होती है। तो उसको पता होता है कि लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोगों का इंटरेस्ट किस में है। यानी कि जो लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आपको एक डेमोक्रेटिक डिसीजन बनाना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वहां की प्रॉब्लम को समझोगे, सबसे पहले वहां की प्रॉब्लम को समझोगे और वहां का क्या जरूरत है। जब आपको प्रॉब्लम का नॉलेज हो जाएगा, जब वहां के आपके इंटरेस्ट को पता चल जाएगा, तो आप बड़े आसानी से डिसीजन बना सकते हो। और ये सब मौका किसके पास होता है, लोकल गवर्नमेंट के पास होता है। इतना बात समझ में आया? तो इस वजह से क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो इफिशियंट होती है, वो क्या होती है कि पीपल फ्रेंडली। ओके। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं समझ में? ठीक है।
तो आपको पता चल चुका कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। इसमें हम 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं। हाँ, इसमें हम 3-4 पॉइंट लिख लेते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे, इट इज गवर्नमेंट एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझिए कि इट इज द द गवर्नमेंट विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल। ये सबसे पास होती है लोगों को। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट बता देंगे। हम्म, इसमें क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल और कॉमन पीपल और ऑर्डिनरी सिटीजन्स। ठीक है, तो यानी कि इतनी बात हमारे समझ में आ गई कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स के कौन, हाँ, और साथ में ये कहते हैं कि ये क्या होते हैं कि यहाँ पे ये लोगों के लोकल इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं। ठीक है, इट बिलीव्स दैट फाइनल बस इट बिलीव्स दैट लोकल नॉलेज एंड लोकल नॉलेज के साथ साथ में लोकल इंटरेस्ट और इसेंशियल ग्रेडियंट्स। इसेंशियल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही होगा। इसेंशियल ग्रेडियंट्स इंग्रेडिएंट्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो क्या होता है लोकल गवर्नमेंट, ये बात समझ में आ गई। डेमोक्रेटिक स्पेलिंग, एक मिनट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता था। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। दूसरा चीज अभी मैंने बताया कि ये नेसेसरी होते हैं, क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इफिशियंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि क्या कहते हैं कि जो लोगों के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, और ये लोगों के बहुत ही पास होते हैं। लोगों के क्या होते हैं। अब अगला आता है, व्हाट आर दी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स के होने से क्या फायदे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास में अगला टॉपिक आ जाता है कि लोकल गवर्नमेंट के होने से क्या फायदे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जब हम आगे थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जस्ट आप थोड़ा सा आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या फायदे। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि अगर लोकल गवर्नमेंट होगी, क्या, अगर लोकल गवर्नमेंट होगी तो फिर क्या कहते हैं कि
ये क्या होगा कि बहुत पास होगा। सबसे पहला फायदा ये है कि लोगों के बहुत ही पास है। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि जो लोग होंगे वो बड़े आसानी से गवर्नमेंट के पास में अपने प्रॉब्लम को लेकर के जा सकते हैं, और जहाँ पे क्या कहते हैं उनका प्रॉब्लम बहुत जल्दी और मिनिमम कॉस्ट में सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पे उनका प्रॉब्लम क्या कहते हैं कि बहुत ही जल्दी और मिनिमम कॉस्ट में क्या कहते हैं कि सॉल्व हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? अब फिर थर्ड आ जाता है। थर्ड फायदा क्या होगा? ठीक है, अभी जैसे कि अब भी मैंने पीछे दो स्टोरी छोड़ दी है, वहां पे एक्चुअल में क्या कहते हैं कि उसके बारे में हम अब बाद में बात करेंगे। तो लेकिन तीसरा चीज क्या करता है, तीसरा चीज यहाँ पे क्या कर सकता है, एक चीज और ये मतलब कि यहाँ पे क्या कर सकता है, ये लोगों के अंदर में लोगों को मतलब कि यहाँ पे ये है, तीसरा फायदा ये है, लोकल गवर्नमेंट्स कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोगों के, हाँ, जो लोकल इंटरेस्ट होगा उसको भी क्या कहते हैं कि उसको भी ध्यान में रख, हाँ, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं। लोगों के लोकल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जा सकता है। और कौन ध्यान में रखता है? लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है। तो भाई सबसे पहला एडवांटेज क्या था? पहला एडवांटेज इसलिए था क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं कि सबसे पास होता है, गवर्नमेंट सबसे पास होता है। तो लिख देंगे इट इज सो नियर, इट इज सो नियर द कॉमन पीपल। क्या ये लोगों के बहुत ही पास होते हैं? इतना बात समझ में है? लोकल गवर्नमेंट क्या होता है कि लोगों के बहुत ही पास होता है। इतना बात समझ में है कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि क्या है कि ये, हम्म, दूसरा चीज, अच्छा, लोकल गवर्नमेंट के पास होने से फायदा क्या है? लोकल गवर्नमेंट के पास होने से फायदा ये है कि लोग बड़े आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। हाँ, लोग वहां पे बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं, और पहुंच सकते हैं तो यानी कि अब हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज कन्वीनियंट, इट इज कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट। और फिर क्या कहते हैं कि अब वहां तक पहुंच जाएंगे बड़े आसानी से, हाँ, फॉर सॉल्विंग दियर प्रॉब्लम विद मिनिमम कॉस्ट, विद मिनिमम कॉस्ट एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी कि देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे जब जो लोग जो होंगे वो बड़े आसानी से और बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, तो वो अपने प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से और मिनिमम मतलब कि सॉल्व करा सकते हैं। बहुत ही आसानी से अपने प्रॉब्लम को वो क्या करा सकते हैं, सॉल्व करा सकते हैं। इतना बात समझ में आएगी? समझ में? ठीक है, तीसरा चीज, तीसरा चीज क्या होता है कि ये इट इज वेरी इफेक्टिव, हाँ, इन प्रोटेक्टिंग द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल।
जो वहाँ के जो लोग होंगे उनके लोगों के लोकल इंटरेस्ट को भी ये ध्यान में रखते हैं। ये गवर्नमेंट जो होती है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ के लोगों के लोकल इंटरेस्ट को भी ये ध्यान में रख सकती है। इतना बात तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या फायदा मतलब हो सकता है, चौथा पॉइंट क्या फायदा हो सकता है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सिटीजन्स को इन्वॉल्व करती है। जो क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट करती है? इट, सबसे पहले ये लिख देते हैं कि इट इज एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, दैट कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व। हाँ, कॉमन सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है किसमें? इन डिसीजन मेकिंग, जहां पे डिसीजन मेकिंग में कॉमन सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ना बात समझ में है नहीं समझ में? ठीक है। हाँ, डिसीजन मेकिंग, जब की क्या कहते हैं कि जितना भी उनके डेवलपमेंट में होगा, जितना भी क्या कहते हैं कि जितनी भी चीजें होंगी, इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कॉमन सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, इट सपोर्ट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी रादर देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बजाय किसको सपोर्ट करती है? तो ये पांच पॉइंट्स आपको पते होने चाहिए कि क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि देखो, ये पांच पॉइंट्स हमने लिख दिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। देखो, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की जब बात आती है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे क्या कहते हैं कि जो कॉमन पीपल है वो पार्टिसिपेट कर, कॉमन पीपल क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं डिसीजन लेते हैं, जहां पे कॉमन पीपल डिसीजन लेते हैं उसे बोला जाता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पांचों पॉइंट याद रहेंगे और ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो ये पांच पॉइंट्स हमारे समझ में आ गए कि क्या क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा ये था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ही पास है लोगों के। और दूसरा फायदा ये है कि लोग बड़े आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं बहुत जल्दी और बहुत मिनिमम कॉस्ट। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा ही अपना मतलब कि अपने मामलों को, अपने राइट्स को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने लोकल इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है भाई कि क्या कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया था, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। ये किसको सपोर्ट करता है? हाँ, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। तो ये भी एक फायदा है, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं एज कम्पेयर टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ तक अभी तक बात समझ में आ गया है। अब देखो, डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो वहां पे भी पार्टिसिपेशन की बात आती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो किसकी बात आती है? पार्टिसिपेशन की। डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी हमेशा ये कहती है कि हमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन चाहिए। इट इज ऑल्सो अकाउंट, अच्छा, अबाउट अकाउंटेबिलिटी। जब मैं बात करूंगा डेमोक्रेसी की तो थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेसी जब बात करूँ, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी किसके बारे में, जिस डेमोक्रेसी सबसे पहला चीज बात करती है भाई, हाँ, पार्टिसिपेशन की। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होगा कि लोगों को पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं तो डेमोक्रेसी कैसे? दूसरा पॉइंट हमें समझ में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी में और क्या होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कहीं पर भी डेमोक्रेसी है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी। अच्छा,
अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ। और पार्टिसिपेशन किसका होना चाहिए? लोगों का होना चाहिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट इंश्योर बोथ। अच्छा, तो आपसे चलो अभी मैं क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, लेकिन अभी भी क्या होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट सबसे अच्छी बात है कि ये लोकल गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करती है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है। और साथ में ही अकाउंटेबिलिटी। लोकल गवर्नमेंट इंश्योर क्या करती है? तो इसी में मैं छठा पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट का फायदा में छठा पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट और क्या करती है। छठा पॉइंट लिखिए इसी में। छठा पॉइंट लिखिए कि लोकल गवर्नमेंट क्या करती है भाई? लोकल गवर्नमेंट इंश्योर करती है क्या? एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और हाँ, लोकल गवर्नमेंट जो होगी स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब भी मैंने बता रखा है कि क्या कहते हैं कि एकदम समझ लो कि मजबूत। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट किसको सपोर्ट करती हैं? हाँ, या सपोर्ट के बजाय इंश्योर लिखो, इंश्योर बुक में इंश्योर लिखा हुआ है। इंश्योर क्या इंश्योर करती है? ये इंश्योर करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन और साथ में ही एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी। दैट्स वाई इसके ये फायदे हैं, समझ लो। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी, समझ में? इतना बात उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन, अगला चीज देखो। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि पीछे दो स्टोरी है, एक एक स्टोरी जो थी वो जमुनिया तालाब गांव की थी, और दूसरा था कि कहते हैं कि दूसरा था कि कहते हैं कि वेंगई वैसल विलेज। ये दोनों, वेंगई वैसल विलेज कहाँ पे था? ये तमिलनाडु में था। और जमुनिया तालाब गांव था वो जो था वो मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत रिलेंटलेस एफर्ट। वहां पे क्या कहते हैं कि क्या क्या मामले थे वो अभी हम समझेंगे इसको बाद में, वो कहानी में बता दूंगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट होता है यहाँ पे क्या कहते हैं कि उनके लाइफ्स के बारे में, मतलब कि लोगों की क्या नीड है, उनके नीड्स के बारे में डिसीजन कौन लेता है? लोग खुद लेते हैं। उनके लाइफ्स के बारे में डिसीजन कौन लेता है? खुद ही लेते हैं। और साथ में ही उनके जो डेवलपमेंट के बारे में डिसीजन कौन लेता है? लोग खुद लेते हैं। तो यानी कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है, यही तो लोगों को एक प्रकार से फायदेमंद है ना। ठीक है, क्योंकि लोग अपने लिए डिसीजन लेते हैं। लोग अपने हर एक चीज के लिए क्या कहते हैं कि जो भी उनसे चीजें होंगी रिलेटेड होंगी उस पर डिसीजन कौन लेते हैं? वही लोग लेते हैं। दैट्स वाई लोकल गवर्नमेंट अच्छी। ठीक है, यानी कि इतना बात हमारी समझ में आती है कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा लोकल गवर्नमेंट के फायदे। देखिए यहाँ से यहाँ तक भर में क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं लिखे हुए, लेकिन हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हैं। इट इज नेसेसरी दैट इन अ डेमोक्रेसी जितने भी टास्क होंगे विच कैन बी परफॉर्म्ड लोकली शुड बी लेफ्ट इन हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल। यानी कि कहना चाह रहे हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में हो, कोई भी डेमोक्रेसी हो, अगर जो मामले लोकल लेवल पे सॉल्व हो सकते हैं वो लोकल लेवल के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यानी कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो लोकल लेवल है उनके लोगों में हाथ छोड़। कॉमन पीपल आर मोर फेमिलियर विद लोकल गवर्नमेंट। कॉमन पीपल जो होते हैं वो अपने लोकल गवर्नमेंट को जानते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम को भी अच्छे से जानते हैं एज कम्पेयर टू, अब सोचो स्टेट लेवल। अब हर चीज छोटे छोटे मामले हैं उसके लिए भी स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जो कॉमन पीपल होते हैं वो ज्यादा फेमिलियर होते हैं अपने लोकल गवर्नमेंट से एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट। दैट्स वाई। और साथ में ये भी ध्यान में रखना, साथ में ये भी ध्यान में रखना कि जो लोकल गवर्नमेंट चाहती है क्या नहीं चाहती। अगर मान लो कि दे आर ऑल्सो मोर कंसर्न विद व्हाट लोकल गवर्नमेंट डज और हैज फेल्ड। और जो कॉमन पीपल होते हैं उनको ये भी पता होता है लगभग लगभग कि डे टू डे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है उनकी, और लोकल गवर्नमेंट ने कितना उनके लिए काम किया है या कितना उनके लिए काम नहीं किया। तो इस प्रकार से क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट काम करेगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है लोगों की। तो उनको पता होता है कि लोकल गवर्नमेंट ने कब अच्छा काम किया है कब नहीं। इस प्रकार से अगर हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी हम स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता
क्वेश्चन आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेंथनिंग द, क्वेश्चन समझने वाली बात है तो यहाँ पे समझिएगा, स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक्सप्लेन या कमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यह कह रहे हैं कि स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यानी कि अगर आप डेमो लोकल गवर्नमेंट को क्या कहते हैं कि मजबूत करते हो, लोकल गवर्नमेंट को जब मजबूत करते हो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी मजबूत होता है। तो इसमें आंसर में यही लिखेंगे ना, सीधी सी बात है, यहाँ से बता देंगे कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या होता है। सबसे पहला चीज हमें पता है कि लोकल गवर्नमेंट, सबसे पहले इसमें हम बता देंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, कॉमन पीपल के पास में। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे कि हम्म अभी जैसे मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी सबसे पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी किसके बारे में बात करती है, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करती है। तो पहला पॉइंट ये बता देंगे कि डेमोक्रेसी जो होता है वो किसके बारे में है, पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी। दूसरा चीज, तो यानी कि क्या कहते हैं कि जो अभी हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एंड लोकल, हाँ, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट, जो स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट होगी ये क्या करते हैं, इंश्योर द पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, दोनों को ये इंश्योर करती है। अब इसी में तीसरा पॉइंट लिख देंगे, सिंस लोकल, सिंस कॉमन या ऑर्डिनरी सिटीजन्स या सिटीजन्स आर मोर फेमिलियर विद, हाँ, जो सिटीजन्स हैं वो किसके बारे में जानते हैं, हाँ, वो अपने गांव के बारे में जानते हैं, वो जगह कहते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं विद दियर लोकल गवर्नमेंट देन स्टेट लेवल और नेशनल लेवल गवर्नमेंट। यानी कि वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल गवर्नमेंट से ज्यादा किसको जानते हैं, अपने स्टेट लेवल को, अपने लोकल गवर्नमेंट। यानी कि यानी कि उनको ये भी पता होगा कि, यानी कि उनको पता होगा कि कब लोकल गवर्नमेंट सक्सेस हुई है, कब लोकल गवर्नमेंट न, हाँ, हेंस दे कैन इजिली अब इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द, हाँ,
with their local governments. ठीक है, अपने वो लोकल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं कि वो समझ सकते हैं। हाँ, बिकॉज, हाँ तो इतना ही बहुत है, इतना बहुत लिख देंगे इस वजह से। और आगे भी लिख देते हैं, थोड़ा सा एक चीज और लिख देते हैं कि द, जितना भी है कि लोकल गवर्नमेंट जो भी करेगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हाँ, द, द एक्ट ऑफ द एवरी एक्ट, द एवरी एक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज डायरेक्ट बियरिंग, मतलब डायरेक्ट बियरिंग मतलब होता है डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट बियरिंग ऑन द डे टू डे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। सो अब आगे बता देंगे। सो स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट, हाँ, स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। इससे क्या होगा कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी को भी, हाँ, स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को भी इंटरेस्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी कौन ला रहा है ज्यादातर, जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंश्योर कौन करते हैं, हाँ, इंश्योर डेमोक्रे पार्टिसिपेशन कौन इंश्योर कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन इंश्योर करने के लिए क्या कहते हैं कि, अब देखो अगला ही क्वेश्चन हमारे बुक में ही सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैसे। अब देखना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ डज लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, हाउ डज लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करती है लोकल गवर्नमेंट। तो हम सबसे पहला पॉइंट नहीं बता सकते कि लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, हाँ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाती है, और लोगों के डे टू डे लाइफ पार्टिसिपेशन, हाँ, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जो उनके डेवलपमेंट प्रॉब्लम होगी, जो भी उनके प्रॉब्लम होगी, उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो डेली लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। दैट्स वाई वो क्या करता है, कि कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि इन द एग्जाम्पल गिवन above what do you think the government of Tamil Nadu should have done। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, याद करो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे दो कहानियां हैं, अब मैं उन दो कहानियों के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको भी ये पता चले कि क्या क्या कहानी है। तो दो कहानियां यहाँ पे हैं। सबसे पहला एक, मतलब कहानी तो नहीं कह सकते कि, ठीक है, दो समझ लो कि इंसिडेंट्स हैं, कहानी नहीं कह सकते, दो इंसिडेंट्स हैं। तो वो कौन कौन से इंसिडेंट है मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक है मध्य प्रदेश जमुनिया तालाब, हाँ, जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हुई है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में। हाँ, यहाँ पे गीता राठौर जी की बात हो रही है। गीता राठौर जी का देखो, सी वॉज इलेक्टेड सरपंच 1995 में, गीता राठौर जी को इलेक्ट किया जाता है एज अ सरपंच। लेकिन जो ये इलेक्ट हुई थी, ये इलेक्ट हुई थी एक रिजर्व सीट से, जिसमें वुमेन के लिए सीट रिजर्व। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रिजर्व सीट है, तो इससे ये पता चलता है कि जो पंचायत वाले इलेक्शन होंगे, जो पंचायत वाले इलेक्शन होंगे, उसमें सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती है। इतना बात समझ में आ गया आपको, क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्या पंचायत इलेक्शन में वुमेन के लिए सीट रिजर्व है या नहीं, तो हाँ, रिजर्व होती है। तो क्या कहते हैं कि 1995 में, हाँ, क्या कहते हैं कि गीता राठौर जी इलेक्टेड होते। फिर क्या कहते हैं कि अब इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने पंचायत के लिए। इन्होंने वहां पे क्या क्या काम किया, यहाँ पे इन्होंने, हाँ, ये क्या कहते हैं कि, हाँ, कलेक्टिव एनर्जी ऑफ हर पंचायत, उन्होंने क्या कहते हैं कि पंचायत को रेनोवेट वाटर टैंक, इन्होंने वाटर टैंक को रेनोवेट करवाया, स्कूल बिल्डिंग बनवाया बढ़िया से, कल विलेज रोड को बनवाया,
और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट इन्होंने काफी लड़ाई की, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म किया। जितना भी महिलाओं पे अत्याचार होता था, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन, उसको हटाया और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस लोगों के अंदर में लाया और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया, वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया इन्होंने। तो जब ये सब अच्छे अच्छे काम करेंगी तो इनको दोबारा फिर से इलेक्ट किया गया। 2000 में इनको फिर से इलेक्ट किया गया। अब 2000 यहाँ ईयर में इनको फिर से इलेक्ट किया। अब जिनको इलेक्ट किया गया, अब की जो इलेक्ट किया गया है वो जो सीट थी वो रिजर्व नहीं थी। अब की इन्होंने कॉमन सीट से मतलब कि जीता है। अब की इन्होंने क्या कहते हैं कि जो चुनाव जीता वो कॉमन सीट से जीता। इतना बात समझ में आए नहीं समझ में आए? तो ठीक है, अब की जो चुनाव जीता इन्होंने नॉन रिजर्व सीट से जीता है। तो इसका मतलब कि जनता ने क्या किया, यानी कि वहां के लोगों ने इनको इनके कार्यों के अनुसार से फिर से चुना। अब क्यों चुना? क्योंकि इन्होंने पिछले साल बहुत मतलब पिछले पंचवर्षीय यानी कि पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब सेकेंड स्टोरी में जो सेकेंड इंसिडेंट है वो कहाँ की बात है? वो एक, हाँ, अब यहाँ पर फिर से आता है, यानी कि अब यहाँ पे एक दूसरे गांव की बात हो रही है, दूसरे वुमेन की बात हो रही है। अब ये कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है तमिलनाडु विलेज में। तमिलनाडु विलेज में एक है वेंगे वेसल विलेज, वहां की बात हो रही है। वेंगे वेसल विलेज में क्या कहते हैं कि हाँ, 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 हेक्टेयर लैंड अलॉट कर दिए। 2 हेक्टेयर लैंड 71 एम्प्लॉयज के लिए अलॉट कर दिए। और वो जो पीस ऑफ लैंड जो था वो क्या कहते हैं कि इस ग्राम पंचायत में है। कौन से ग्राम पंचायत में है? वेंगई वेसल विलेज में आ गया। ठीक है। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे कांचीपुरम के, हाँ, उन्होंने डायरेक्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब कि जो भी वेंगई वेसल के जो प्रेसिडेंट थी, जो उनको उनको ऑर्डर देते हैं कि भाई आप क्या करो कि आप एक रेजोल्यूशन पास करो, और रेजोल्यूशन पास करो और ये जो लैंड जो अलॉट किया गया है जिस पर्पज के लिए, उसको आप कंप्लीट कर दो। मतलब कि वो 71 एम्प्लॉयज को ये लैंड दे दो। 2 हेक्टेयर लैंड आप अपने गांव से 71 एम्प्लॉयज को दे दो। लेकिन जो प्रेसिडेंट थी या जो सरपंच, हाँ, प्रेसिडेंट एंड ग्राम पंचायत, तो ये रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया। भाई देखो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। कलेक्टर के ऑर्डर को उन्होंने मना कर दिया। और फिर से कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर एक ऑर्डर इशू करता है लैंड को एक्वायर करने के लिए। ग्राम पंचायत फाइल्ड अ रिट पिटिशन। तो मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने कलेक्टर के एक्शन, जो कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में क्या कहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया तो कलेक्टर ने फिर ऑर्डर पास किया कि भाई देखो नहीं, आपको लैंड तो देना होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है। तो फिर क्या कहते हैं कि उन्होंने जब फिर क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने रिट पिटिशन फाइल कर, रिट पिटिशन कहाँ पे फाइल कर दी? इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में फाइल कर दी। हाँ, कलेक्टर के एक्शन के लिए। लेकिन फिर वहां पे सिंगल बेंच, मतलब कि सिंगल जज की जो एक बेंच होती है, सिंगल जज ने डिसाइड किया कि भाई देखो, हाई देखो, अगर गवर्नमेंट ने अलॉट किया है तो ये पंचायत का काम है कि उसको क्या कहते हैं कि देना पड़ेगा। मतलब कि कलेक्टर के ऑर्डर को उन्होंने अपहेल्ड रखा। अपहेल्ड का मतलब होता है, बोला कि कलेक्टर का ऑर्डर सही है, यानी कलेक्टर का ऑर्डर सही है, आपको क्या करना पड़ेगा कि पंचायत में, उन्होंने कहा कि पंचायत के कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं। पंचायत की कंसेंट की लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको 2 हेक्टेयर जमीन देना ही होगा। बट पंचायत ने अपील किया, यानी कि जब कोई, देखो, अपील कब किया जाता है? अपील तब किया जाता है जब कोई पहले डिसीजन आ जाता है तो उसके अगेंस्ट में अपील किया जाता है। तो पहले डिसीजन आ गया, पहले डिसीजन आ गया कि भाई क्या कहते हैं कि पंचायत की कंसेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से क्या कहते हैं कि उन्होंने जो वहां की सरपंच थी, उन्होंने फिर से एक पिटिशन डाला, मतलब उसके अगेंस्ट अपील किया। जो, हाँ, जो क्या कहते हैं कि जजमेंट आया था उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील किया। अपील करते हैं मद्रास हाई कोर्ट में। आपकी डिवीजन बेंच सुनती है। डिवीजन बेंच का मतलब होता है जिसमें आप दो जजेज होंगे, दो जजेज मिल करके सुनते हैं। और जो पहला वाला जो ऑर्डर था उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। पहला वाला ऑर्डर जो था, मतलब कि भाई जिसमें बोला गया पंचायत की कंसेंट जरूरी नहीं है, आपके इन्होंने क्या बोला? द जजेस हेल्ड दैट, उन्होंने क्या कहा? गवर्नमेंट ऑर्डर अमाउंटेड बाई, हाँ, नॉट ओनली इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द पंचायत। कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, इन्होंने पंचायत के पावर को इन्फ्रिंजमेंट किया है, मतलब कि उनके पावर में दखलंदाजी की है। दूसरा चीज ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत का भी वायलेशन है। यानी कि कुल मिलाकर के, यानी कि यहाँ पे जीत किसकी हुई? ग्राम पंचायत। तो आपको ये दो स्टोरीज पढ़ के कैसा लगा? दोनों स्टोरीज के बारे में सुनकर के आपको पता चला होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कितना जरूरी है।
देखो पहले वाले में आपको क्या दिखाई देता है, कमिटमेंट दिखाई, कि एक महिला है जो क्या कहते हैं कि एकदम ठान करके खड़ी है कि मैं अपने गांव को क्या कर दूंगी, अच्छा कर दूंगी। यानी कि उन्होंने अपने गांव में वाटर टैंक्स बनवा दी, उन्होंने अपने गांव में स्कूल बिल्डिंग बनवा दी, उन्होंने विलेज रोड्स बनवा दी, और साथ में ही डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट उन्होंने खड़ी रही। साथ में जितने भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, किसी भी तरीके का गलत काम होता है, उन सब के अगेंस्ट खड़ी रही। और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, साथ में अपने गाँव में उन्होंने एफॉरेस्टेशन करवाया, और साथ में वाटर मैनेजमेंट की स्किल्स को डेवलप किया। यानी कि समझो, पहली जो महिला है वो एकदम डट के खड़ी हुई है। किस बात को लेकर के डट के खड़ी हुई है, कि पहली महिला कह रही है कि भाई हम कैसे हैं, हम कमिटेड हैं। उन्होंने अपने गांव के साथ में क्या थे, कमिटेड थे। यानी कि वो अपने गांव के काम को लेकर के एकदम मतलब कि पक्का है कि हम ये कर लेंगे। इतना बात समझ में है। वहीं पे हाँ कॉमिटेड थी। दूसरा चीज थोड़ा सा शायद, हाँ ठीक है। हाँ, तो वो क्या कहते हैं कि वो पहले अपने गांव को लेकर के क्या थी, कॉमिटेड थी। और दूसरा चीज वहीं पे अब इनकी दिक्कत है, इस कहानी को देख करके क्या लग रहा है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, हमेशा पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा पिछले वाले में भी जी देखो आपका पार्टिसिपेशन उनका दिख रहा है। पहले वाले में भी वो प्रोएक्टिव रोल, मतलब वो आगे आगे चल करके चल रही है। और वहीं पे जब दूसरे गांव की बात आती है, तो क्या होता है कि ये एकदम अपने गवर्नमेंट को लेकर, अपनी बातों को लेकर के ये अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा दे रही है, पूरा का पूरा एफर्ट लगा दे रही है, कि ताकि इनके गांव जो सही है उसके लिए इन्होंने लड़ाई की। और उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में एक बार नहीं दो दो बार गए, और इन्होंने अपने गांव के लिए कहते हैं कि यानी कि ये सबसे जरूरी है, लोकल गवर्नमेंट होगा तो अपने लोगों की प्रॉब्लम को समझेगा। यानी कि उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला हमने पढ़ा, वो उसका नाम था, वाई डू वी नीड अ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की हमें क्या जरूरत है। तो देखो हमें पता चल गया कि लोकल गवर्नमेंट को हमें क्या जरूरत है, हाँ, ताकि हम लोगों के जो जो कॉमन पीपल है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ताकि जो कॉमन पीपल हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके लोकली, क्योंकि लोकल लोकल गवर्नमेंट होगी तो लोगों के प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी और जल्दी सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, और थोड़ा सा मिनिमम कॉस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि क्या कहते हैं कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और लोगों को अपने डिसीजन, अपने बारे में डिसीजन, लोगों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है ना, वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर उसमें उन लोगों से पूछना भी तो पड़ेगा कि आपको कैसा डेवलपमेंट चाहिए, आपको किस चीज में चाहिए, आपको स्कूल चाहिए या बिल्डिंग चाहिए या नाली चाहिए, या आपको क्या बनवाना है। सबको अपने अपनी प्रॉब्लम से पता होगी, और जो लोकल गवर्नमेंट होगी वो बड़ी आसानी से उन सब प्रॉब्लम को समझ लेगी। तो यानी कि उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो चुका हो। ठीक है। अब सेकंड जो आता है, सेकंड पार्ट का क्या नाम है, लोकल ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। सेकंड पार्ट का क्या नाम है, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको तो क्लियर हो चुका। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ग्रोथ कैसे होता है, लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ इंडिया में कैसे। अब समझिए, लो ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया में ग्रोथ कैसे हुआ लोकल गवर्नमेंट का। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि इन द एग्जाम्पल गिवन एबव, व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट ऑफ शुड हैव डन। तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, सबसे पहला काम करना चाहिए था कि जो 71 एम्प्लॉइज को दिया जा रहा था 2 एकड़ लैंड, तो उसमें सबसे पहले उनको उस गांव से पूछना चाहिए था ना, उनके पंचायत से कंसेंट लेनी थी। अगर वो पंचायत से कंसेंट लेते, अगर पंचायत हाँ कहती, तब आप बड़े आसानी से कर सकते थे, क्योंकि पंचायत का कंसेंट लेना जरूरी था। क्योंकि पंचायत का लैंड है ना, तो पंचायत के गवर्नमेंट पर, पंचायत के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है। अच्छा ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, तो पंचायत के ज्यूरिसडिक्शन में आ रहा है, तो पंचायत से कंसेंट ले लेते, फिर उसके बाद में वहां पे लैंड को अलॉट कर देते, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, तो यहाँ पे समझ आ गया। अभी हमारा जो टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो देखो, ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट कैसे हुआ इंडिया में, कैसे ये क्या कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट का ग्रोथ हुआ, या धीरे धीरे करके ये हमारे यहाँ ये कैसे बने। ठीक है। अब लेट अस नाउ डिस्कस हाउ लोकल गवर्नमेंट हैज ग्रोन इन इंडिया एंड व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट। और हमें हमें ये भी समझना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बोलता है। ठीक है। और साथ में ही
हम्म। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अभी हमें लगता है कि लोकल गवर्नमेंट 19, ठीक है, कि 1950 में आया होगा या 1882 में आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ चल रही है वो बहुत पहले से चल रही है, अर्ली टाइम से, मतलब अर्लीस्ट टाइम, मतलब कि समझ लो कि मैं कैसे बताऊं, 5th BC सेंचुरी ऐसा समझ लो, ऐसा मतलब कि बहुत पहले, फिफ्थ, हाँ, बहुत पहले से चल रही है, ऐसा कुछ समझ लो। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज बिलीव्ड दैट सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटी एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सभास। पहले भी थे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्निंग विलेज पहले भी थे, और वो कैसे थे, सभा के फॉर्म। वो धीरे धीरे क्या हुआ इन कोर्स ऑफ टाइम, वो धीरे धीरे क्या हुए, सभा से किसमें कन्वर्ट हो गए, वहां के। तो मतलब कि पहले से ही हमारे यहाँ, हाँ, हमारे यहाँ पहले से ही ये ऐसे ही चीजें थी, पहले से ही था। अभी क्या हुआ कि अभी अभी धीरे धीरे उसमें क्या कहते हैं कि विकास होने लगा सभा के रूप में। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, दीज विलेजेस बॉडी, हाँ, दीज विलेज बॉडी टू द शेप ऑफ पंचायत। तो ये विलेज जो जो सभा थे वो धीरे धीरे किसमें बदल गई, पंचायत। पंचायत मतलब ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, पंचायत में बदल गई। और दीज पंचायत रिजॉल्व द इश्यू एट द विलेज लेवल। ये जो पंचायत थी वो गांव के लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व करती, ठीक है, ये जो, हाँ, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आता था इनके फंक्शन, रोल और फंक्शन बदलते गए। जो मॉडर्न टाइम में, मतलब अब ये अर्लीस्ट, मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत पहले की बात हो रही है, लगभग लगभग 5th सेंचुरी BC या 500 BC के आसपास की बात हो रही है, समझ लो वहां। अभी यहाँ पे इन मॉडर्न टाइम्स इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज वर क्रिएटेड आफ्टर 1882, 1882 में बनाए गए। जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट पहली बार कब बनाया गया, तो पूछा जा सकता है कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडी इंडिया में पहली बार कब बनाई गई, 1882 में। किसने बनाया था, लॉर्ड रिपन। ये जो वायसराय थे, इंडिया में पहले क्या हुआ करते थे, वायसराय हुआ। तो वायसराय लॉर्ड रिपन 1882 में हुआ, हाँ, 1882 में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन क्या थे, वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड रिपन वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट शुरू की, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। इस इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का नाम क्या है, इस इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का नाम था लोकल बोर्ड। क्या बोला गया इसको, लोकल बोर्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात का आपको समझ में आ गई होगी। लोक लॉर्ड रिपन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम टुक इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग दीज बॉडीज। उन्होंने क्या कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज बनाई जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दे वर कॉल्ड लोकल बोर्ड। आपको पता चल चुका कि लोकल बोर्ड कब बना था ना, 1882 में। हाउएवर, ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड, धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं, मतलब कि ज्यादा ज्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस, बहुत प्रोग्रेस ज्यादा तेजी से नहीं हुई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अच्छा ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब स्टैब्लिश किया गया, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, हाँ, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1885 में, ठीक है। तो देखो लोकल बोर्ड्स बन चुके थे 1882 में, 1885 में क्या हुआ, नेशनल कांग्रेस भी बन चुकी थी। 1885 में क्या हुआ, नेशनल कांग्रेस भी बन चुकी थी। अब यहाँ पे देखें, जब 1885 में लोकल, अब इंडियन कांग्रेस, तो यहाँ पे देखो लिखा हो इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्ज्ड। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या डिमांड करना, द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप टू मेक ऑल लोकल बॉडीज मोर। तो ये बार बार उनसे, मतलब कि क्या कहते हैं, उनसे मतलब वायसराय से या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ,
उनसे वो बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि भाई देखो, ये जो लोकल बॉडीज है इनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाओ। ठीक है। तो फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। फिर क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 में एक एक्ट आता है जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्या किया गया कि विलेज पंचायत वर इस्टेब्लिश्ड इन नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो अलग अलग प्रोविंसेस में विलेज पंचायत वर इस्टेब्लिश, विलेज पंचायत वर इस्टेब्लिश्ड, बहुत सारे गांव, हाँ, इस्टेब्लिश्ड इन सेवरल प्रोविंसेस। बहुत सारे प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब फिर से बता रहा हूँ, स्टेट्स होते हैं। बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ कि विलेज पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। विलेज पंचायत को बहुत सारे अलग अलग कहते हैं कि प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश किया गया। इतना ही भी बात आपको समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बताएंगे कि, और ये ट्रेंड कब तक चलता रहा? ये ट्रेंड चलता रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक ये बातें चलती रही, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट होता रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये प्रोसेस ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, ये हो गया। जब देखो, जब इंडिया आजादी के लिए, ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, महात्मा गांधी ने भी, अच्छा, महात्मा गांधी, पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कैसे लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हैड स्ट्रांगली प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। महात्मा गांधी जी ने, हाँ, महात्मा गांधी जी ने किसको सपोर्ट किया था? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक, तो सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। इसको किसने सपोर्ट किया था? महात्मा गांधी जी ने। अब कैसे सपोर्ट किया था ये समझना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अब समझना कि जैसे, अब मान लो एक क्लास है, उस क्लास में 10 बच्चे हैं, ABCDFGHI। उस क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे। अब इस 10 बच्चों में से समझ लो एक बच्चा है, या जे के भी ले लेता हूँ, 11 बच्चे हैं। इस क्लास में 11 बच्चे, और ये जो 11 बच्चे में ये जो के है, ये सारा का सारा डिसीजन लिए जा रहा है। सारा का सारा डिसीजन लिए जा रहा है बिना किसी से पूछे हुए। ए को कह दिया कि तुम ये काम करो, बी को कह दिया ये सी, और ए कहता है कि नहीं, तो ए को भी समझा देता है नहीं नहीं नहीं, जो मैंने बोला है वही। बिना किसी से पूछे सब कुछ काम, मतलब कि यानी कि यहाँ पे पावर सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि सब कुछ डिसाइड कौन कर रहा है? के। यहाँ पे पावर कैसा है? सेंट्रलाइज्ड है। क्यों सेंट्रलाइज्ड है? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा डिसीजन कौन ले रहा है? के ले रहा है। और एक समझ लो ऐसा है, ABCDEFGHIG। एक ऐसा है कि जिसमें, अब एक समझ लो एक ऐसा भी गांव है जहां पे ये 11 लोग तो हैं, या ये 11 लोग तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कुछ डिसीजन समझ लो के ने लिया, कुछ डिसीजन सोचो के कहते हैं कि ई ने लिया, कुछ डिसीजन ए ने लिया, कुछ डिसीजन जे ने लिया, कुछ डिसीजन जी ने लिया, समझ रहे हैं, और कुछ डिसीजन डी ने लिए। तो मतलब अलग अलग लोग यहाँ पे कुछ डिसीजन दे रहे हैं, यानी कि ये क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे ज्यादातर लोग क्या हो रहे हैं कि वो अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं। तो वही होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे, तो गांधी जी किस बात को सपोर्ट करते थे? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। मतलब कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट, या केवल और केवल क्या कहते हैं कि इसके पास नहीं होना चाहिए। ना तो स्टेट, मतलब कि केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास में इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, और ना ही क्या कहते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट के पास में। यानी कि लोकल गवर्नमेंट को क्या करना है? पावरफुल बनाना है। अगर लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाना है तो उनको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर देना पड़े। अगर लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाना है, उनका कहना था कि अगर अपने देश को पावरफुल बनाना है
तो लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाना पड़ेगा, और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर देना पड़ेगा। फिर से क्या मैंने बताया कि लोकल, गांधी जी का मानना था कि लोकल गवर्नमेंट को, सॉरी, अगर हमें देश को बढ़ाना है, अगर हमारा देश को डेवलप करना है, तो हमारे देश को डेवलप करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाना होगा। और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा, लोकल गवर्नमेंट मजबूत तभी बनेगी जब, लोकल गवर्नमेंट कब मजबूत बनेगी, जब क्या कहते हैं कि उसको पॉलिटिकल पावर मिलेगा, जब उसको एक पास में इकोनॉमिक पावर होगा, उसको किसी के सामने प्लीड नहीं करना पड़ेगा। पता चल रहा है कि हर बार जब जब पैसे की जरूरत पड़ रही है, बार बार जाकर के स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांगना पड़ रहा है, नहीं, उसको स्टेट गवर्नमेंट से बार बार पैसा नहीं मांगना है, उसका हक होना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए, मतलब कि मुझे इतना मिलना चाहिए, और वो बड़े आसानी से बिना मांगे उन्हें मिले। तो वो होता है कि लोकल गवर्नमेंट पावरफुल। इतना बात समझ में आया? तो ही बिलीव दैट स्ट्रेंथिंग द विलेज, उन्होंने कहा कि अगर विलेज पंचायत को अगर हम मजबूत कर देंगे, तभी इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए उन्होंने कहा कि विलेज क्या होना चाहिए, मजबूत होना। ऑल डेवलपमेंट इनिशिएटिव मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट। और जितना भी डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स होंगे, उसमें लोगों का क्या कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर, उनके कहने का मतलब गांधी जी के कहने का मतलब ये था कि भाई अब लोग, मतलब कि कोई भी डेवलपमेंट तभी सक्सेसफुल होगा जब तक उसमें लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं। उन्होंने कहा कि जितने भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स होंगे, जितने भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उसमें लोकल लोगों का, लोकल पॉपुलेशन का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इस प्रकार से उन्होंने, देखो, बताया कि कैसे लोगों का, पंचायत देयर वर लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पंचायत को डिसेंट्रलाइजेशन का एक प्रकार से यंत्र बनाया गया, यानी कि पंचायत जो थे, पंचायत के थ्रू ही डिसेंट्रलाइजेशन किया जा, यानी कि पंचायत के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता था। और साथ में ही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में भी क्या होता था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो पंचायत होते हैं वो कारण बने हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक प्रकार से एक्टिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। एक्टिव डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, एक्टिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है जहां पे लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है। और नेशनल मूवमेंट वाज कंसर्न, यानी कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई। और जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, वो हमेशा सबसे ज्यादा उसका जो फोकस था वो किसके ऊपर था, कि कि देखो, आर नेशनल मूवमेंट वाज कंसर्न अबाउट द एनॉर्मस कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देखो, हमारे यहाँ जो था, जब हमारा जो, मतलब कि मूवमेंट चल रहा था, हम आजादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तब तब मतलब कि 1930 के आसपास, 1920 के आसपास की बात हो रही है। तो जितना भी जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जो दिल्ली में जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, जो गवर्नर जनरल के पास में था, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड था, मतलब सारा का सारा डिसीजन शायद गवर्नर ही लेता था। तो इस वजह से जो हमारे जो लीडर थे, इसका मतलब क्या हुआ था, वो जब, देयरफॉर आर लीडर्स इंडिपेंडेंट मीन एन एश्योरेंस दैट देयर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन, यानी कि वो जब आजादी की डिमांड कर रहे थे, उनका मतलब ये भी था उसमें कि हम चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग का क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग का क्या हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है। मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना, वो डिसीजन ना, ठीक है। यानी कि उस टाइम पे आजादी का मतलब एक ही चीज और था, आजादी का मतलब ये नहीं कि फ्रीडम बस, आजादी का मतलब था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन हो, डिसीजन मेकिंग का डिसेंट्रलाइजेशन हो, एक्टिव, हाँ, और किसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, एग्जीक्यूटिव का डिसेंट्रलाइजेशन हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। यानी कि जब हम आजादी की मांग करें, तो उस आजादी में ये भी मांग हो रही थी कि डिसीजन मेकिंग का डिसेंट्रलाइजेशन हो, एग्जीक्यूटिव का डिसेंट्रलाइजेशन हो, और एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो। ओके, यहाँ तक बात आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया है। अब हम थोड़ा सा और आगे हैं कि जब अभी तक तो ये, तो जितनी भी बातें अभी तक हमने, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले की बात, अभी तक जितनी भी बातें हमने की वो कब की बातें थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले की बात। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब क्या हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो जो सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट था, वो किसको असाइन कर दिया गया, स्टेट्स को। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट।
ये किसका पार्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। याद करो कि हमें पता है 3 लिस्ट होते हैं ना। कौन कौन से लिस्ट हैं? एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा कौन सा है? स्टेट लिस्ट, तीसरा कौन सा था? कॉन्करेंट लिस्ट। और जो रह गया, जो इन तीनों में ही नहीं होगा उसे रेजिड्यूरी लिस्ट कहते थे। जो इन तीनों में ही नहीं होगा उसे क्या कहते थे? रेजिड्यूरी लिस्ट। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछले चैप्टर का मतलब फेडरलिज्म में पढ़ा हमने। तो अब देखो, तो जो चीज, हाँ, यानी कि लोकल गवर्नमेंट किसका पार्ट था? स्टेट लिस्ट का पार्ट था। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना ध्यान में। पेपर में पूछा जाता है कि स्टेट यानी कि लोकल गवर्नमेंट किसका पार्ट था? लोकल गवर्नमेंट पहले जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया मतलब कि जो हमारे फोर फादर्स थे, फोर फादर्स का मतलब कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जब बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तो जो ये जो लोकल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट था वो किसके अंडर में आता था? स्टेट के अंडर। यानी कि, और साथ में ही ये डीपीएसपी में मेंशन किया गया था। किसमें मेंशन किया गया था? डीपीएसपी। अब डीपीएसपी का मतलब तो आपको पता ही होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि डीपीएसपी में क्या मेंशन किया था वो मैं बताता हूँ। डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 40। डीपीएसपी आपको पता है कि पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। इस डीपीएसपी में देखो क्या कहते हैं कि 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल्स हैं। तो जिसमें आर्टिकल नंबर 40 क्या कहते हैं? आर्टिकल नंबर 40 कहता है कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? स्टेट शैल टेक्स, तो इसको याद नहीं करना होता, ये जस्ट मैं बता दे रहा हूँ कि ये ध्यान रखो। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a units of self government। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये आर्टिकल नंबर 40, ये आर्टिकल नंबर 40 में क्या बताया कि स्टेट सेल मतलब जो भी स्टेट होगा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? स्टेप्स लेगी और ऑर्गेनाइज करेगी क्या? विलेज पंचायत को। वो विलेज पंचायत को बनाएगी। किस वो आर्टिकल में लिखा? आर्टिकल नंबर 40, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। एंड इंडोव देम, इंडोव का मतलब होता है देना, गिव देम। ठीक है, देना विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करेगी? लोकल विलेज पंचायत बनाएगी और उन विलेज पंचायत को ऐसा पावर देगी ताकि वो, मतलब कि जितने भी पावर्स होंगे, वो चाहे पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, चाहे ऐसा भी पावर हो, वो सारे के सारे पावर इनको देंगे ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। मतलब कि उनको किसी से कोई ज्यादा सहायता ना मांगने की जरूरत पड़े, और वो क्या कहते हैं कि अपना डिसीजन खुद बना सके, ऐसा बनाओ। लेकिन आपको भी पता है कि जो डीपीएसपी होता है वो नॉन जस्टिसिएबल, जो डीपीएसपी होता है वो नॉन जस्टिसिएबल है। जब जो नॉन जस्टिसिएबल है,
तो यानी कि इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, जस्ट ये बताया गया है कि ये गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं था। तो जब मैंडेटरी नहीं था फिर वही चीज है। तो यहाँ पर भी देखो, when the constitution was prepared the subject of local government किसको था, स्टेट को था। it was also mentioned in DPSP directive principles as one policy directive all governments in the country कि भाई तुम्हें क्या कहते हैं कि पंचायत बनाना है और उनको कुछ ना कुछ पावर देना है, जैसा कि हमने आर्टिकल नंबर 40 में पढ़ा। बट क्या होगा, बीइंग अ पार्ट ऑफ देयर, क्योंकि ये डीपीएसपी का पार्ट है तो ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडवाइजरी इन नेचर। एडवाइजरी इन नेचर मतलब कि क्या कहते हैं कि जो डीपीएसपी है वो क्या होता है, एडवाइजरी होता है, मैंडेटरी नहीं होता। तो फिर जितने भी जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा, इट इज फेल्ट दैट सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंचायत डिडंट रिसीव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। तो पेपर में पूछा जाता है कि इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस लो, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट या क्या कहते हैं कि एक प्रकार समझ लो, ये जो, हाँ, ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नमेंट है, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं है। तो दो रीजन से सबसे पहला रीजन ये है, और सेकेंड रीजन ये है। देखो सबसे पहला रीजन क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था। अब क्योंकि ये पार्टीशन हुआ था, इसलिए हमने स्ट्रांग यूनिटरी गवर्नमेंट बनाई, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको क्या कहते हैं कि मजबूत बनाना चाहे, ताकि हमारा देश दोबारा ना टूटे। क्या, ऑलरेडी हमारे देश में डिवीजन हो चुका है, ऑलरेडी हमारे देश का डिवीजन हो चुका है, इंडिया और पाकिस्तान में। जब हमारे देश का ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान में डिवीजन हो चुका था, तो जो हमारे जो सरकार थी या जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट जो फॉर्म, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि और भी पार्टीशन हो। इसलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी इंक्लिनेशन का मतलब हुआ कि ये यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाए, समझ में आया ना, ताकि यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावरफुल बनाए। दूसरा चीज जो था वो था कि एक भीमराव अंबेडकर जी का एक ग्रुप था, हाँ समझ लो, वहां पे फिल दैट फैक्शन एंड उन्होंने सोचा कि भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा कि हमारे यहाँ जो, अगर हम वैसे तो हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट अच्छी हो, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के लिए सब लोग चाहते थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी थी, जो पहले की जो सोसाइटी थी, वो एकदम कास्ट सिस्टम को लेकर के एकदम रिजिड थी, समझ रहे हो ना। 1947 में अभी भी कास्ट सिस्टम इतना रिजिड है, तो सोचो 1947 में कास्ट सिस्टम कैसा रहा होगा। कि उस टाइम पे अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन की कोशिश किया होता, तो लोग जो थे ना वो पार्टिकुलर ग्रुप में बढ़ जाते और हमारा देश लगभग लगभग टूट जाता। हमारा देश मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन, जिस वजह से हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, उस डिसेंट्रलाइजेशन का कोई फायदा नहीं हो पाता। इस वजह से भी क्या कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन को ज्यादा जोर नहीं दिया गया उस टाइम पे। तो सोचो, दो कारण बताओ, कोई बार में पूछा जाएगा कि दो कारण बताओ जिसके कारण से डिसेंट्रलाइजेशन पे जोर पहले क्यों नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त सबसे पहला बता देंगे कि टर्मोइल का मतलब तो खलबली, टर्मोइल ड्यू टू पार्टीशन रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी। क्योंकि जो पार्टीशन की खलबली थी उसने स्ट्रॉन्ग यूनिटरी गवर्नमेंट बना दी, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन मतलब कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बना दी। दूसरी चीज क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी। दूसरी, जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने सोचा कि क्योंकि फैक्शन कास्ट रिडन नेचर हमारी जो सोसाइटी थी वो पहले ही वो क्या कहते हैं कि वो पक्का क्या कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का पर्पज है उसको सक्सेस नहीं होने दे। यानी कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था, इतना ज्यादा था कि भाई वो गुटबाजी हो जाती है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट में ज्यादा सक्सेसफुल तब नहीं हो पाता। इस वजह से फिर क्या कहते हैं कि किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद भी, हाँ, हालांकि इन सब चीजों के बावजूद भी लोग चाहते थे एक्चुअल में उस कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उसमें भी बहुत सारे लोग थे। हाउएवर नो बॉडी डिनाइड, मतलब कि किसी ने इसको नहीं डिनाइड किया कि लोगों का पार्टिसिपेशन, हाँ, डेवलपमेंट प्लानिंग में नहीं होना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। मेनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी वांटेड विलेज पंचायत, बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो क्या कहते हैं कि विलेज पंचायत बने। बट मेन रीजन वो दो कारण थे जिसकी वजह से क्या कहते हैं इन इंडिया, बट दे वर कंसर्न अबाउट फैक्शनलिज्म। वो सोच रहे थे कहीं गुटबाजी ना बन जाए, फैक्शन का मतलब था गुट,
फैक्शन का मतलब होता है गुट या ग्रुप, समझ लो। हिंदी में बोलते हैं गुट, इंग्लिश में समझ लो ग्रुप बन जाए। तो ऐसे कहीं ना मतलब कि बहुत सारे कास्ट सिस्टम की वजह से ऐसे कुछ ना हो जाए, इस वजह से क्या कहते हैं कि लोग इससे बचते रहे। लोगों ने क्या कहते हैं कि इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आए। ठीक है। फिर इंडिया आजाद हो जाता है। अब इंडिया जब आजाद हो जाता है तो यहाँ पे इसमें लोकल गवर्नमेंट कैसे थी, लोकल गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में लोकल गवर्नमेंट कैसे, ओके। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट गॉट अ फिलिप आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्चुअल में लोकल गवर्नमेंट को जोर कब मिला, लोकल गवर्नमेंट को जो मेन जोर कब मिला, यानी कि क्या कहते हैं कि कब मिला, जब 73rd और क्या कहते हैं कि हाँ 73rd और 74th अमेंडमेंट। हाँ, लोकल गवर्नमेंट को फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन, फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन। तो लोकल गवर्नमेंट को प्रोत्साहन कब मिला, कब मिला, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ठीक है। अब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 1992 और 1993 में। 73rd और 74th अमेंडमेंट कब हुआ है, 1992 और 1993 में। इतना बात तो आपको समझ है। बट इवन बिफोर दैट, इसके पहले भी क्या तभी डेवलपमेंट हुआ क्या, नहीं। बट some efforts in the direction of developing local government bodies had already taken place। पहले से ही हुआ था। सबसे पहले कब हुआ, 1952। सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को मतलब कि ऐसा नहीं है कि देखो फिर से मैं बता दूं, 73rd अमेंडमेंट ये हुआ 1992। 74th अमेंडमेंट कब हुआ, 1993। लेकिन क्या इसके पहले, क्या इसके पहले, फिर से वही सेम क्वेश्चन आता है, क्या इसके पहले लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जोर नहीं दिया गया, दिया गया। इसके पहले भी लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए बहुत सारे काम किए गए। सबसे पहला 1952, 1952 में क्या बनाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या बनाया गया, 1952 में क्या बनाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक मिनट बस। 1952 में क्या बनाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लिख देता हूं। कम्युनिटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना के इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बनाने के तीन मेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर एक गांव का क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक, हर एक कम्युनिटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम्युनिटी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ये आपको पता है, मुझे पता है। कम्युनिटी, हाँ, कम्युनिटी का मतलब आपको पता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका होना चाहिए, हर एक कम्युनिटी का क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि उनको सही पैसे वैसे मिल जाने चाहिए ताकि वो अपना घर वर चला सके। दूसरा चीज, इनको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। अब सोशल जस्टिस आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि सोशल जस्टिस क्या होता है। अगर आपने सोशल जस्टिस चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप जा करके देख सकते हैं, उसमें दो वीडियोस पड़ी हुई है, सोशल जस्टिस आपको समझ में आए। हाँ, सोशल जस्टिस होना चाहिए। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट था, डेमोक्रेटिक ग्रोथ। ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में चलाया गया। डेमोक्रेटिक ग्रोथ, वो चाहते थे कि सभी गांवों का, सभी कम्युनिटी का डेमोक्रेटिक ग्रोथ। तो इसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ फर्स्ट इन द लाइन, सबसे पहला। हाँ, कि मतलब कि हाँ, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए जो सबसे पहला काम किया गया, लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया,
गया कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया 19। देखो यहाँ पर भी लिखा भी है कि इसमें क्या किया गया, इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखो आगे लिखा हुआ है विच सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट। यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में चाहते थे कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो, जो लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ, जो लोकल डेवलपमेंट होगा, जो भी लोकल डेवलपमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी था। इस बात पे जोर दिया गया। इन दिस बैकग्राउंड अ 3 tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड। तो यानी कि क्या हुआ कि जब ये लोकल गवर्नमेंट प्रोग्राम आया, क्या आया, लोकल गवर्नमेंट मतलब सॉरी, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चल रहा था। तभी क्या कहते हैं कि मतलब ऐसे ही ये सारी चीजें चलती रही, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीजें। तो फिर क्या किया जाता है, इन दिस बैकग्राउंड एक 3 tier पंचायती राज सिस्टम को मतलब किसी ने बोल दिया, किसी ने क्या बोल दिया मैं बताता हूँ, कि पंचायती राज सिस्टम को मतलब कि बोला गया 3 tier पंचायती राज सिस्टम बनाया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि 3 tier पंचायती राज सिस्टम के इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रपोजल मिला। मैंने क्या बताया, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, तो देखो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, इसके ये कैसा काम कर रहा है या कैसा नहीं काम कर रहा है, इसके लिए एक बनी टीम। इसके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक बनती है बलवंत राय मेहता। हाँ, एक टीम बनी बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, और ये कब बनती है, ये बनती है 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनती है। तो देखो किसको, ये किसके लिए काम, ये किस लिए बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी किस चीज को चेक करने के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, कि क्या सच में जिसके लिए बनाया गया था, जिसको जिस गोल के लिए बनाया गया था, वो गोल मिल रहा है या नहीं। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई, हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, हाँ, इन्होंने क्या कहते हैं कि अपनी रिपोर्ट 1957, ये देखो बनी थी ये कमेटी बनाई गई जनवरी में, जनवरी 1957 में ये कमेटी बनाई गई, जनवरी 1957 में ये कमेटी बनाई गई। और 90 नवंबर 1957 में, जन सॉरी, जनवरी 1957 में ये कमेटी बनाई गई और नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। और उस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ रिकमेंड किए, इनके रिकमेंडेशन क्या थे। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए, तो वो मैं सारे तो बताऊंगा नहीं, लेकिन उस रिकमेंडेशन में से मैं कुछ आपको बातें ये बता देता हूँ कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, रिकमेंडेशन, तो उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन किए थे, लेकिन उसमें से एक रिकमेंडेशन मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो रिकमेंडेशन किया था, इन्होंने सबसे पहली बात बोली कि आपको क्या करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 tier पंचायत पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम। तो सबसे पहले इन्होंने बलवंत राय मेहता जी ने, हाँ, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले सपो इस चीज को बोला कि पंचायती राज सिस्टम आपको इस्टेब्लिश करो, पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश करो। और कैसा, उसमें 3 tier होने चाहिए। ठीक है, उसमें कितने टीयर होने चाहिए, 3 tier पंचायती राज सिस्टम। इसमें कौन कौन से टीयर थे, इन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत बनाओ, सबसे पहला बनाओ ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होगा ये कहाँ पे होगा, गांव लेवल पे होगा, मतलब विलेज लेवल, विलेज लेवल पे क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। दूसरा इन्होंने बोला, ग्राम पंचायत के बाद बोला इन्होंने, ग्राम पंचायत के बाद में इन्होंने बोला कि आपको बनाना है ब्लॉक, हाँ, पंचायत समिति, पंचायत समिति। ये किस पे था, ये ब्लॉक लेवल पे था,
ब्लॉक लेवल पे आपको क्या बनाना है, पंचायत समिति, और तीसरा बनाना था जिला जिला परिषद। ये थ्री टायर्स, यही तीन टायर्स, यानी कि जो थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम इन्होंने बोला, बोला कि जिला परिषद, जिला परिषद बना दो, कहाँ पे बना दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इन्होंने थ्री टीयर सिस्टम को रिकमेंड किया था। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको क्या करना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तीन थ्री टीयर यही थे। तो थ्री टीयर पंचायती राज को रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में। इतना आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज, मतलब कि और भी चीजें थी, उसको बारे में हम अभी इस क्लास में नहीं बात कर सकते 11th की क्लास में, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारी बात, ठीक है। तो अब समझने वाली बात है कि इसमें से बहुत सारे रिकमेंडेशन जो थे वो एक्सेप्ट किए गए, बहुत सारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं भी किए गए, वो डिपेंड करता है वो सारी चीजें क्या थी। फिर अब ध्यान में रखना कि इन सबके रिकमेंडेशंस को देखते हुए 1959, कब, 1959 में पेपर में पूछा जाता है पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में स्टैब्लिश किया गया। पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में स्टैब्लिश किया, याद करना, 1959 में सबसे पहले राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया। तो पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में स्टैब्लिश किया गया, राजस्थान में। राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। सेकेंड नंबर पे किसमें स्टैब्लिश किया, आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद में 1959 में ही, 1959 में ही आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया पंचायती राज। तो सब पेपर में पूछा जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज को कहाँ पे स्टैब्लिश किया, तो ये अक्टूबर टू 1959, 2 अक्टूबर आपको पता ही होगा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में क्या कहते हैं कि स्टैब्लिश किया गया। हाँ, सबसे पहला थी। फिर दूसरा नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर उसके बाद में 1959 में ही, 1959 में ही फिर क्या कहते हैं कि यहाँ, और फिर धीरे 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 करके क्या कहते हैं कि और भी स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगह पे भी धीरे 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 किया गया। लेकिन सबसे पहले आपसे पूछा जाता है तो आप बता देना कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ था। फिर उसी 1959 में उसके बाद में हो सकता है नवंबर या दिसंबर में, जो भी हो, उसमें आंध्र प्रदेश में किया गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया उसके बाद। हाँ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, फिर उसका रिपोर्ट, उसको चेक करने के लिए एक बलवंत राय मेहता कमेटी बनी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 19 जनवरी में 1957 में बनी थी कमेटी, और 1957 के नवंबर में उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी। फिर फाइनली क्या कहते हैं कि उसमें एक उन्होंने रिकमेंडेशन, ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन उसमें एक थ्री टीयर यहाँ पर लिखा भी है कि हाँ, इन दिस बैकग्राउंड आर थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम को तो क्या बोला गया, रिकमेंड किया गया। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन करने वाले थे बलवंत राय मेहता कमेटी। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि गुजरात, फिर धीरे धीरे स्टेट्स जैसे गुजरात, महाराष्ट्र अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडी। इन्होंने इलेक्टेड लोकल बॉडीज को सुना, इलेक्टेड लोकल बॉडीज को चुनना है सबसे पहले, ठीक है। जिसे कहाँ पे चुना गया, गुजरात, महाराष्ट्र, अभी तो मैंने बाकी दो बता रखे हैं, दो बाकी बता रखे हैं, कहाँ कहाँ पे, राजस्थान, और क्या बता रखा है, राजस्थान के अलावा क्या बताया था, आंध्र प्रदेश। तो यानी कि क्या कहते हैं कि अभी तक यहाँ तक हमने ये सारी बातें कर ली हैं। आगे, बट इन मेनी स्टेट्स लाइक those local bodies did not have enough powers, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स थे जहाँ पे लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर नहीं थी, लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर नहीं थी, एंड फंक्शंस टू लुक आफ्टर लोकल डेवलपमेंट। यानी कि लोकल बॉडी के पास में इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने आप को क्या कहते हैं कि वो काम कर सके, और साथ में ही वो लोकल डेवलपमेंट की चीजों को देख सके। उनको ज्यादा पावर नहीं थी। क्यों ज्यादा पावर नहीं थी, क्योंकि अभी तक ये डीपीएसपी का पार्ट था, और डीपीएसपी के पार्ट में आपको पता है कि जस्टिसिएबल नहीं है, तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, फिनेंशियल असिस्टेंस के लिए, मतलब कि जो भी, जो अभी तक जो लोकल गवर्नमेंट बनी हुई थी,
मान लो जहां जहां बनी हुई थी, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश, जहां जहां लोकल गवर्नमेंट बनी थी, अभी भी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्टेट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि उनको जो भी डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, बार बार पैसा मांगने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। बट मेनी स्टेट डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी टू स्टैब्लिश, बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि इलेक्टेड लोकल बॉडीज ही नहीं, बहुत जगह पे ऐसा हुआ कि इलेक्टेड लोकल बॉडीज, मतलब कि ये पंचायती राज सिस्टम बनाया ही नहीं थे बहुत। इन मेनी इंस्टांसेस कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जो लोकल बॉडीज, जो मान लो कि जो लोकल गवर्नमेंट बनी हुई है, उनको खत्म कर दिया जाता था और उसको हैंड ओवर कर दिया जाता था गवर्नमेंट ऑफिसर के हाथ। यानी कि कुल मिलाकर के लोकल गवर्नमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी अभी तक। यानी कि 1960 70s में लोकल गवर्नमेंट की कोई वैल्यू नहीं थी। लोकल गवर्नमेंट वाज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब जब मन करता था स्टेट गवर्नमेंट का वो तब डिसॉल्व करते थे। क्योंकि सारा का सारा मामला किसके हाथों में था, जब शुरू में ही मैंने बता दिया, लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में। मेनी स्टेट्स हैड इनडायरेक्टेड इलेक्शन, बहुत सारे स्टेट्स थे जहां पे डायरेक्ट इलेक्शन के बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपको पता होगा डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बीच अंतर। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, तो लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। हाँ, वो रिप्रेजेंटेटिव किसी और को चुनेंगे, यानी कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जब कोई डायरेक्ट इलेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। मेनी स्टेट्स हैव इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मोस्ट लोकल बॉडीज, यहाँ पे इनडायरेक्ट, इन मेनी स्टेट्स इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज वर पोस्टपोन। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को बार बार पोस्टपोन कर दिया जाता था, बार बार क्या कर दिया जाता था, पोस्टपोन कर दिया जाता था। लेकिन 1987 में, 1987 में कमेटीज बनती थी। ठीक है। तो आफ्टर 1987 a thorough review of functioning of local government institution was initiated। तो 1987 में क्या होता है कि एक बार फिर से चेक करने के लिए कि ये क्या सच में ऐसे, मतलब लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इसके लिए शुरुआत की गई। तो 1989 में एक कमेटी बनी, कमेटी का नाम है पीके थंगन कमेटी। पीके थंगन कमेटी, पीके थंगन कमेटी ने रिकमेंड किया, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वहां पे बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया। तो 1987 में जो कमेटी बनी उसका नाम क्या था, पीके, 1989 में बनी थी शायद, हाँ 1989 में, 1989 में एक कमेटी बनती है, उसका नाम है पीके थंगन कमेटी। पीके थंगन कमेटी ने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि उन्होंने रिकमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उन्होंने कहा कि एक काम करो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है, एक काम करो आप, ये जो लोग, मतलब कि जैसे, क्योंकि गवर्नमेंट सारी की सारी अपने अपने मनमानी कर रही है, जब मन कर रहा है डिजोल्व कर रही है, जब मन कर रहा है इलेक्शन करवा रही है, जब मन कर रहा है नहीं करा रही है। तो उनका कहने का मतलब था कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाएगा तो फिर लोगों को वो मैंडेटरी हो जाएगा काम करा, मतलब अभी तो वो डीपीएसपी का पार्ट था। तो उन्होंने कहा कि पीके थंगन कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए डिमांड, उन्होंने रिकमेंड किया, देखो हर कमेटी अपना एक रिकमेंडेशन देती है कि आप ये कर सकते हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि भाई देखो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि आप इसमें पीरियोडिक इलेक्शंस कराओ, पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो और फिर दूसरा क्या करो, पीरियोडिक इलेक्शंस भी कराओ। पीरियोडिक इलेक्शंस मतलब हर 5 साल बाद में इलेक्शन कराओ, हर 5 साल में आप इनका इलेक्शन कराओ, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, हाँ, अप्रोप्रिएट फंक्शंस टू देम, और उनके लिए क्या कहते हैं, कुछ फंक्शंस बताओ, और क्या कहते हैं कि अलोंग विद फंड्स, अप्रोप्रिएट फंक्शंस, अप्रोप्रिएट फंक्शंस बताओ, और उनके साथ में उसके फंड भी फिक्स करो। तो ये सारी बातें, अप्रोप्रिएट फंक्शन एंड फंड्स, ये सारी बातें इन्होंने रिकमेंड की। ठीक है। तो इसको रिकमेंड करने के बाद में, इससे क्या हुआ कि इसके बाद में इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। किसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है, मतलब कि वही अब इसके बाद में ही अमेंडमेंट, इसके बाद ही क्या कहते हैं कि 74th और 73rd
अमेंडमेंट 73rd और 74th अमेंडमेंट होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं समझ में आया होगा उसके लिए आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी नहीं, हाँ, और जो भी समझ में अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए जरूर। आप पूछेंगे तो हाँ, हमें अच्छा भी लगेगा कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ओके।